हेलो एवरीवन, स्केचिंग संडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श और मैं पिछले कुछ संडे से एक सीरीज़ रन कर रहा हूँ जिसमें हम लोग स्केचिंग के बारे में अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हैं कि क्या स्केचिंग के बेसिक्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं और भी चीज़ें जो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उनको लेते हुए सारी चीज़ों को समझते हैं कि किन किन चीज़ों को समझना, किन चीज़ों पर वर्क करना, इन सब टॉपिक्स पे कैसे हम समझ सकते हैं, क्या स्केचिंग के बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। तो आज मैं थोड़ा अलग सा टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनिक शेप्स की बात आती है, पहले ऑर्गेनिक शेप्स को समझते हैं कि ऐसे शेप्स जिनका शेप पहले से कंफर्म ना हो, जैसे कि जो नॉर्मल बेसिक शेप्स होते हैं जो हम चारों तरफ अपनी चीज़ें देखते हैं जो हमारे द्वारा बनाई गई होती हैं, तो उनका शेप जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल, सर्कल, स्क्वायर, इन सब के जैसा ही होता है लगभग। लेकिन जो चीज़ें नेचर के द्वारा बनाई गई हैं जैसे ह्यूमन, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, लीव्स, ट्रीज, तो इनका शेप कोई पर्टिकुलर एक समान नहीं रहता। उसमें हम बेसिक शेप्स को भी देखते हैं लेकिन उसमें ऑर्गेनिक शेप्स बनती हैं। ऑर्गेनिक शेप्स जिनका शेप पहले से कोई कन्फर्म ना हो, इन ऑर्गेनिक शेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक शेप्स को समझने लगते हैं तो हम इजीली कोई भी चीज़ को सिंप्लीफाई करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम समझेंगे कि किस तरह से आपको इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको, इस टाइप के सब्जेक्ट्स को कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप एक पेन और पेपर या पेंसिल जो आपके पास हो उसको साथ लीजिए और मेरे साथ साथ स्केच कीजिए ताकि आप प्रोसेस को सही से समझ सको। तो यहाँ पे मैंने एक फूल का फ़ोटो लिया है, तो अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं अभी पेन से स्केच कर रहा हूँ, तो मैं लाइटली लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब पेन स्केचिंग का बेनिफिट ये होता है कि हम अपने आप को ज़्यादा फोर्स करते हैं कि हम एक बार में ही सही बनाएं। और यहाँ पे मैं लाइट इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई मिस्टेक है तो जब हम पहले से ही डार्क कर देते हैं तो फिर उसको करेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन जब हम स्टार्टिंग से लाइट टू डार्क जाते हैं तो जो हम दिखाना चाहते हैं उसको हम इजीली दिखा पाते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि प्रपोर्शंस को चेक करते हुए क्विकली उसको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट कुछ लाइंस में। स्केचिंग का एक मतलब यह समझिए कि यह नहीं होता कि आप हर एक चीज़ को कॉपी करें, एक क्विक फॉर्म ऑफ ड्राइंग होता है जहाँ पे आप क्विकली उस चीज़ के फील को कैप्चर करते हो। तो यहाँ पे जस्ट मैंने कुछ लाइंस और कुछ शेप्स में लाइटली उसको सिंप्लीफाई किया। अगर आप पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं तो भी आप लाइटली ही ड्रॉ कीजिए क्योंकि जब आप उसको इरेज करते हो तो वहाँ पे उसके जो मार्क्स हैं वो छूट जाते हैं, तो जिससे हमारा जो स्केच है वह गंदा दिखता है। और चूँकि स्केचिंग में हम इरेज़र का यूज़ नहीं करते, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, क्योंकि स्केचिंग में हम क्विकली ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे आप पेन का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पेन एक बहुत अच्छा फ्लो देता है आपको और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उससे काम कर पाते हो। फिर जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसका यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले उसको सिंप्लीफाई किया, अब धीरे धीरे मैं उसके शेप को देखते हुए जो चीज़ें उनको ड्रॉ कर रहा हूँ कि कहाँ पे उसकी जो पेटल्स हैं, कैसे जो नीचे का पोर्शन है, डंडी है, तो उस सारी चीज़ों को हम देखते हुए। और स्केचिंग का स्पीड वर्क हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो मेन जो फंडामेंटल्स हैं उनको ही इग्नोर कर दें, क्योंकि अक्सर हम ऐसा गलती करते हैं कि हम स्पीड मैच करने के चक्कर में जो बेसिक्स हैं उनको भूल जाते हैं। अगर आपको उसमें टाइम लग रहा है तो टाइम को लगने दें, लेकिन आपको चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए, हर एक शेप को ऑब्ज़र्व करते हुए खुद को फोर्स करना है कि वह सही बने। उसका जो फील हम देख रहे हैं वही फील हमारे स्केच में भी आना चाहिए। अब जैसे हम अपने चारों तरफ जो चीज़ें देखते हैं तो उनमें ओवल, सर्कल, जैसा कि हमने अभी समझा, ऐसे ही जो बेसिक शेप्स होते हैं वह होते हैं। तो इस फ्लावर में जो कि नेचर के द्वारा बनाया गया है तो इसमें रैंडम शेप होते हैं। हालांकि हम इसको भी जो बेसिक शेप्स हैं उनमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक शेप्स होते हैं जिनका शेप पहले से चेंज नहीं होता, अगर यह फूल अभी बंद है तो इसका शेप कुछ अलग है, अगर यह खिल जाएगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से हम जब इन शेप्स की प्रैक्टिस करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं और फिर जब हम इनको बेसिक शेप्स के कंबाइन करते हैं तो हम किसी भी ड्राइंग को ईजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ईजीली उसको शेप के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे जो ड्राइंग वाला पार्ट है, जो स्केच की आउटलाइन है वह हमने कर लिए, तो अब मैं अपने हिसाब से जो वैल्यूज़ है उनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि
कैसे कहाँ पे डार्क पार्ट है, कहाँ पे लाइट पार्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हैचिंग कर रहा हूँ। और एक बात समझिए, आपकी हैचिंग को आपको अलग से सीखना नहीं पड़ता है। हैचिंग को के लिए आपको, अगर आप अपनी हैचिंग इम्प्रूव करना चाहते हो तो हैचिंग को हम एक फ्लो में एक ही डायरेक्शन में लाइन्स को खींचते हैं, और लाइन्स का जो डिस्टेंस होता है, लाइन्स के बीच में जो गैप रहता है, वह लगभग सेम ही रहता है। हैचिंग सीखने के लिए आपको पहले वैल्यूज़ को समझना ज़रूरी है। वैल्यूज़ मतलब जो लाइटनेस और डार्कनेस होती है, क्योंकि दुनिया में लाखों टाइप की, करोड़ों टाइप की वैल्यूज़ होती हैं। कोई पार्ट कोई ज़्यादा डार्क है, कोई कम डार्क है। अगर आप वाइट टी शर्ट को ही देखें या हमारे तीत को देखें तो उसके हर एक एरिया में अलग अलग डार्कनेस और लाइटनेस है। या हमारी आँखों को देखें, जो वाइट वाला पार्ट है उसमें अलग अलग डार्कनेस और लाइटनेस है। तो यही सारी चीज़ों को हम वैल्यूज़ बोलते हैं, जो लाइटनेस और डार्कनेस होती है। और दुनिया में लाखों करोड़ों टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन हम कुछ ही वैल्यूज़ को देख सकते हैं। लगभग 1000 वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं। और जब हम आर्ट वर्क बनाते हैं तो उन 1000 वैल्यूज़ को दे पाना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पे हम एक 10 वैल्यूज़ के अंदर अपने आर्ट वर्क को कंप्लीट करते हैं, जिसके लिए हम वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करते हैं। तो उसका सेपरेट वीडियो मैं इस चैनल पर कुछ दिनों में अपलोड कर दूँगा। और अभी मैंने जो प्रोसेस है, जो किसी भी ड्राइंग को बनाने की बेसिक प्रोसेस है, उसका मैंने वीडियो कम्प्लीटली बना लिया है। तो जो 1-2 दिन में, अभी उसकी एडिटिंग चल रही, तो 1-2 दिन में वह इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्रॉस हैचिंग का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो हैचिंग हम लेयर वाइज लेयर करते हैं, कि हम पहले एक डायरेक्शन में करते हैं, फिर और डार्कनेस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग डायरेक्शन से हैचिंग करते हैं। तो हैचिंग में आपको जस्ट फ्लो के साथ लाइन्स खींचनी है और एक ही डायरेक्शन में लाइन खींचनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी, और लाइन को रिपीट नहीं करना है, कि अगर आप राइट टू लेफ़्ट कर रहे हैं तो राइट टू लेफ़्ट ही करिए सारी लाइन्स। फिर जब क्रॉस हैचिंग करो तो तब आप उसकी जो साइड है वह चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक साइड कर रहे हैं तो एक ही फ्लो के साथ उसको करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो फूल है उसकी जो पत्तियाँ हैं, तो उनमें मैं देख रहा हूँ कहाँ कहाँ पे जो डार्कनेस है उसको मैं कर रहा हूँ। तो एक बात समझिए कि जब हम इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि पेड़ हो गया, पत्ती हो गई, जानवर हो गए, तो इनका शेप पहले से पता नहीं रहता कैसा है। और जैसे कि जो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में रहती हैं, जैसे कि हम कोई पेड़ देखते हैं तो उसमें जो पत्तियाँ होती हैं तो वह 1-2 तो होती नहीं है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं। तो वहाँ पे यह चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि हम जो पत्तियों का ढेर है, जो नीचे की तरफ की पत्तियाँ होती हैं वह ज़्यादा डार्क होती हैं ऊपर की पत्तियों के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे वैल्यूज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम वहाँ पे हर एक एक पत्ती को नहीं बनाते हैं। वहाँ पे हम जस्ट वैल्यूज़ को देखते हैं और उसका फील कैप्चर करते हुए पेड़ को उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसमें फील दिलाते हैं। और जब हम जैसे कि फूलों की पत्तियाँ बनाते हैं तो बहुत सारी पत्तियाँ रहती हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि हम हर एक पत्ती को जूम कर करके ड्रॉ करें। वहाँ पे हम पत्तियों के जो शेप है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको फील करते हैं कि किस टाइप का शेप हमारी लिप्स का है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ करते हैं कि कैसा फील आ रहा है, कि उसका जो एंगल्स है उसके अकॉर्डिंग किस टाइप के शेप्स बन रहे हैं। उन्हीं शेप्स के अकॉर्डिंग हम फिर ड्रॉ करते हैं, और जो वैल्यूज़ हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए फिर सारी जगह में वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करते हैं। लेकिन वैल्यूज़ की जब हम प्लेसमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो लाइटनेस है और डार्कनेस है उसको देखना ज़रूरी है कि लाइट किस साइड से पड़ रही है। क्योंकि जैसे कि जब हम हेयर्स को ड्रॉ करते हैं तो वह एक साइड ब्लैक दिखते हैं, एक साइड ज़्यादा शाइन करते हैं कम्प्लीटली, कई बार बहुत ज़्यादा हाईलाइट पड़ती है तो वह वाइट भी दिखते हैं। तो इससे हमें फील होता है कि जो हमारे हेयर्स है वह स्मूदी हैं, उसमें शाइनिंग है। और भी इसी तरह से जब हम फ्लावर्स या कोई और पत्तियाँ बनाते हैं तो वहाँ पे जो लाइट जिस साइड से पड़ रही होती है तो उस साइड की पत्तियाँ ज़्यादा लाइट होती हैं, और जो साइड दूसरी साइड का पार्ट है वह ज़्यादा डार्क रहता है। तो लाइट की साइड को फील करना ज़रूरी, तभी हम उसको फिर अपने इमेजिनेशन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो हम फिर उसको कॉपी करते हैं तो उससे हमारा ओवरऑल जो फील है वह ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करते हुए थोड़ी थोड़ी और हैचिंग ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम दूसरी इमेज को लेंगे, फ्लावर सेम ही है लेकिन उसके एंगल्स और प्रोपोर्शंस चेंज हो गए हैं, उसका जो शेप है वह कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पे प्रोसेस है वह सेम ही रहेगी, जैसा कि हमने पहले जाना कि हम लाइटली ड्रॉ करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जो हमारा सब्जेक्ट रेफरेंस है उसका ओवरऑल शेप पता चल जाता है कि उसकी हाइट विड्थ कितनी है, वह कहाँ प्रोपोर्शंस आएंगे, एंगल्स क्या हैं। क्योंकि जब हम सडनली किसी पार्ट से अचानक से चीज़ों को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं से भी अपनी ड्राइंग को स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे होता ये है कि
हमारे प्रपोर्शंस गलत हो जाते हैं। कोई पार्ट हम बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा छोटा बना देते हैं। और जब हम अपनी ड्राइंग को फिनिश करते हैं तो कई बार पेपर छोटा पड़ जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो कई बार नीचे का पोर्शन रह गया, अगर नीचे से स्टार्ट करे हो तो ऊपर का रह गया, कई बार हाथ छोटा हो गया, पैर बड़ा हो गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फर्स्टली हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो इस रूल को हम बोलते हैं स्टार ओवर फिनिश, जहाँ पे हम जो लास्ट की जो शेडिंग वाली वैल्यूज़ वाली स्टेज है उसके कंपेरिजन में जो स्टार्टिंग की सिंप्लीफिकेशन की स्टेज है, जहाँ पे हम लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, शेप्स को ऑब्जर्व करते हैं, हाइट और विड्थ को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस देते हैं। और मेनली यहीं पर फोकस देना चाहिए, क्योंकि अगर यही स्टेज हमारी गलत होगी तो आने वाली सारी स्टेजेस में गलती होना पक्का है। इसलिए हम इस स्टेज को अपना सही करते हुए बढ़ते हैं ताकि जो आने वाली स्टेजेस हैं उसमें गलती ना हो। तो अभी यहाँ पे हमने क्विकली जो शेप्स हैं उनको दे दिया है। तो अब मैं उसको धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ। स्केचिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि स्केचिंग में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम इससे रिपीटेशन के साथ काम कर सकते हैं कि अगर मेरी उसमें गलती हो रही है तो मैं उसको दोबारा क्विकली ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा के 10-50 घंटे लगा के फाइनल वर्क्स बनाते तो वहाँ पे हमें अपनी स्टार्टिंग स्टेज को सही करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उस टाइम पे हमारी स्टार्टिंग स्टेज में मिस्टेक्स हैं तो फिर उसको करेक्ट करना हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हम अपनी पेंटिंग में पहले से ही बहुत ज़्यादा वर्क कर चुके होते हैं। तो वहाँ पे यह बहुत कम चांस होते हैं कि हम फिर उसको करेक्ट करें। तो वह पेंटिंग कम्प्लीटली बेस्ट रहती है, जो हम फील उसमें लाना चाहते हैं वह नहीं ला पाते हैं। तो इसलिए हमें जो स्टार्टिंग स्टेज है जहाँ पे हम लाइन्स एंगल्स को देखते हैं उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके ऊपर जैसे कि मैंने बताया कि मैं ये कंप्लीट वीडियो की कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है तो उसका वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा। और आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान से प्रोसेस को समझना। और स्केचिंग का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हम क्विकली चीज़ों को करते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग्स में नहीं घुसते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको बार बार दोहरा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप एक ऑफिस पर्सन है या कई कामों में उलझे रहते हैं, कुछ काम करते हैं या स्टडी करते हैं, तो आप डेली 1 घंटा अपने स्केचिंग को दीजिए। तो इससे आप अपने ड्राइंग को अच्छे लेवल पर इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हम एक फाइनल वर्क में फॉलो करते हैं वही सारी चीज़ें हम एक स्केचिंग में फॉलो करते हैं, बस स्केचिंग में हम क्विक फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को जब बार बार दोहराते हैं तो उससे हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाती है। स्केचिंग से और भी सारे बेनिफिट्स हमें होते हैं, जैसे कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखते हैं, उनकी डिटेल्स को इग्नोर करना सीखते हैं, क्विकली उनके प्रोपोर्शंस, एंगल्स को, लाइंस को जज करना सीखते हैं। हमारी आंखें ट्रेंड होती हैं कि हम क्विकली उन चीज़ों को देख के क्विकली ऑब्जर्व करें। हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब हम कितना अच्छे से चीज़ों को देख के उसको ड्रॉ कर पा रहे हैं। जिस तरह से एक म्यूजिशियन म्यूजिक को सुनते ही उसको इंस्ट्रूमेंट पर सेम टू सेम प्ले कर देता है, तो वहाँ पे उसका जो सुनने की क्षमता है और जो उसके प्ले करने की क्षमता है, उसका हैंड और ईयर कोऑर्डिनेशन अच्छा है। या वह गा रहा है तो उसका हैंड और जो गाने का कोऑर्डिनेशन है वह अच्छा है। उसी तरह ड्राइंग में हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो हम इजीली कोई चीज़ को देख के उसको क्विकली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस चीज़ में स्केचिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि स्केचिंग में हम रिपीटेशन के साथ चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पे क्विक फॉर्म में हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे हमारे अंदर मेंटलिटी, हमारा जो माइंड सेट है, जो बैकग्राउंड में चीज़ें होती हैं सबकॉन्शियस माइंड में, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली चीज़ों को फिर उसी तरह से देखने लगता है। हम ऑटोमेटिकली डिटेल्स को इग्नोर करके डायरेक्टली उसको कुछ लाइन्स में ही देखने लगते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट की बात है, जो हमें फाइनल वर्क में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्केचिंग करने से हमारे जो हम टूल का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वह पेंसिल हो, पेन हो, ब्रश हो, तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आता है। क्योंकि ड्राइंग में अपने टूल के ऊपर कंट्रोल आना बहुत अच्छी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सारी चीज़ें हम एक टूल से ही करते हैं। तो हम जितना ज़्यादा उस टूल को यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा उससे स्केच करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो धीरे धीरे उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाएगा। अगर एक पेन से हम स्केचिंग करते हैं तो उसको हम कितना ही लाइट और कितना ही डार्क चला सकते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा उसके ऊपर कंट्रोल कितना है। जब हमारा उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है तो हम उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग कैसा हमको यूज़ करना है वैसा उसको यूज़ करते हैं। अब जैसे कि इस फ्लावर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें ज़्यादा डार्कनेस है नीचे के हिस्से के कंपेरिजन में। जो नीचे का ग्रीन वाला पार्ट है वह हल्का सा ज़्यादा डार्क है। तो हम जो डार्कनेस है उसी को देखते हुए, उसी को ऑब्जर्व करते हुए, लाइटली पेन को चलाते हुए स्केचिंग कर रहे हैं, जो हैचिंग कर रहे हैं।
अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही डार्क करें। हैचिंग में जब हम वैल्यूज़ को देते हैं तो लेयर बाय लेयर काम करते हैं, ताकि हम यह देख सकें कि किस एरिया को ज़रूरत ज़्यादा डार्कनेस चाहिए, किस में कम डार्कनेस है। क्योंकि हम वैल्यूज़ को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि कौन सी वैल्यू किसके कंपेरिजन में डार्क है, किसके कंपेरिजन में डार्क नहीं है। जैसे कि जो ऊपर की साइड के वैल्यूज़ हैं और नीचे की जो मिडिल पार्ट में जो वैल्यूज़ हैं उनके कंपेरिजन में ज़्यादा डार्क है। और वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप आँखों को स्क्विंट करें, मतलब अपनी आँखों को आधे से थोड़ा बंद करिए, लगभग आधी बंद कीजिए, तो आप जो डिटेल्स हैं उनको इग्नोर करने लगोगे। आप जो डिटेल्स है वह आपको दिखना बंद हो जाएंगी, और आप जो एक्चुअल में उस एरिया की वैल्यू है, जो उसकी लाइटनेस और डार्कनेस है, उसको एक्चुअल में आप देख पाओगे, फील कर पाओगे और ड्रॉ भी कर पाओगे। अब एक और सवाल आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम इमेजिनेशन से स्केच करना चाहते हैं, इमेजिनेशन से आर्ट वर्क बनाना चाहते हैं। तो इस चीज़ में भी स्केचिंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि जैसे कि हम आप देखते आए हैं, आप सभी ने देखा होगा कि हम बचपन से एप्पल, मैंगो ये सब फ्रूट्स बनाते आ रहे हैं। तो अब हम इनको देख के ड्रॉ नहीं करते, हम इसको जस्टली, क्योंकि वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उनका शेप पहले से बना हुआ है, तो हम उसको क्विकली ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ आप एक ह्यूमन फिगर को जो खाना खा रहा है उसको ड्रॉ कीजिए, तो आपको उसमें भी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि आपने उसको इतना ज़्यादा बनाया नहीं है। तो जैसे जैसे आप स्केचिंग करोगे, अलग अलग सब्जेक्ट की स्केचिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ह्यूमन फिगर्स की स्केचिंग करोगे, तो आपके माइंड में वह चीज़ें अपने आप डेवलप होगी, उनके शेप्स अपने आप डेवलप होंगे। आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस तरह से वर्क करेगा कि अगर पर्सन इस पोजीशन में है तो उसका हैंड कैसे होगा, उसके पैर कैसे होंगे, उसकी पोजीशन क्या रहेगी। तो यह सारी चीज़ें हमारे फिर माइंड में चलती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम ड्रॉ करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम स्केच करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो टाइम के साथ धीरे धीरे हम फिर चीज़ों को इमेजिनेशन से भी ड्रॉ कर पाएंगे। स्केचिंग में ना केवल हम ड्रॉ करते हैं, बल्कि हम अलग अलग मीडियम्स को, अलग अलग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। जब हम कोई फाइनल पेंटिंग बनाते हैं तो उससे पहले हम अपनी कंपोजिशन को समझने के लिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, कैसे फिगर्स आएंगे, कैसे हम कलर करेंगे, किस चीज़ को लाइट रखेंगे, कैसे डार्क रखेंगे, बैकग्राउंड क्या रहेगा, तो ये सारी चीज़ें भी हम स्केचिंग के थ्रू उनको पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद फाइनल वर्क बनाया जाता है। इस टाइप के स्केचिंग को जो थंबनेल स्केचिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं जो फाइनल वर्क के लिए हेल्पफुल होती हैं, जिनसे हम फाइनल वर्क को समझते हैं कि जो एंड रिजल्ट है वह कैसे दिखेंगे, तभी हम फिर फाइनल वर्क पर काम करना स्टार्ट करते हैं। स्केचिंग में हम अलग अलग मीडियम्स को भी ट्राई करते हैं, जैसे कि हम वाटर कलर, एक्रिलिक कलर, ऑयल कलर, जब हम उनको सीख रहे होते हैं या डेली बेसिस पे जब प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे इसी टाइप के क्विक स्केचेस बना के हम क्विकली उन मीडियम्स को ट्राई करते हैं, समझते हैं। स्केचिंग हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी आर्ट स्किल्स इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम कितने घंटे लगाकर अपने आर्ट वर्क को बना रहे हैं, क्योंकि 150 घंटे लगा के कोई भी आर्ट वर्क को अच्छा बना सकता है। हमारी आर्ट स्किल्स इस बात पर डिपेंड करती हैं कि कितना क्विकली चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं, कितना क्विकली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हें ड्रा कर पा रहे हैं। इसलिए डेली कुछ टाइम अपनी स्केचिंग को ज़रूर से दीजिए, और स्केचिंग आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। तो अपने साथ हमेशा पेन पेपर रखिए, या बैठे हो कहीं तो अपने पैर के ऊपर कहीं भी आप स्केचिंग कर सकते हो, अपने माइंड में चीज़ों को समझ सकते हो। तो स्केचिंग आपको डेली करना ज़रूरी है। ये थे कुछ बेसिक पॉइंटर्स जो हम एक स्केचिंग के दौरान सोचते हैं, समझते हैं, जो हमारा माइंड सेट रहता है, जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं, और ये चीज़ें हर एक जगह अप्लाई होती हैं। आप स्केचिंग करो, पेंटिंग करो, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वह सेम ही रहते हैं। फिर हम उसको ही अलग अलग मीडियम्स में, अलग अलग चीज़ों में अप्लाई करते हैं। तो आपको बस इन्हीं चीज़ों पर वर्क करना है, इन्हीं चीज़ों को समझना है और इन्हीं पर कंटिन्यूसली वर्क करना है। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हो, स्टार्टिंग में शायद आपको इसमें समझने में डिफ़िकल्टी हो, आपकी गलतियां बहुत सारी हों, लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते रहोगे तो अपने आप आपके वर्क में फ्लो भी आएगा, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ भी पाओगे। और केवल ड्रॉ ही मत कीजिए, अपने आसपास की चीज़ों को समझिए। उनमें अगर आप बैठे हैं तो आप आसपास की चीज़ों को डीपली देखिए, उसको समझिए कि उसमें किस तरह से शेप्स बन रहा है, लाइन्स हैं तो उनके एंगल्स क्या हैं, उसमें वैल्यूज़ किस टाइप से बन रही हैं। और मैं इन टॉपिक्स को और भी डीपली, जो बेसिक टॉपिक हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम करते हैं जिससे हम इन सारी चीज़ों को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वह सारे वीडियोज़ भी मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूँगा, जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपने ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो इस चैनल को
ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे।